Students, have a good morning. सी स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोग को बताया था कि कैसे जब दीवानी बंगाल पे हावी हो गई और कंपनी के पास दीवानी चली गई तो उन्होंने हर एक चीज़ से अपने लिए रिवेन्यू और अपना जो राजस्व था उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। चीज़ें महंगी होने लगी, उनकी चीज़ें, हमारी चीज़ें तो सस्ती थी, हमारी चीज़ें बिल्कुल चीपेस्ट प्राइस पे होने लगी और उनकी जो चीज़ें थी जो वो इंग्लैंड से ला रहे थे इंडिया में व्यापार करने के लिए, अब तो वो उन्होंने अब व्यापार करना भी बंद कर दिया। वो डायरेक्ट यहाँ से चीज़ों को ख़रीदते और ले जा कर के इंग्लैंड में बेच दिया करते थे। हमारी चीज़ों को ही दूसरी जगह ले जा कर के बेचने के लिए हमसे टैक्स लिया करते थे, सीमा टैक्स। ठीक है, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाएं तो उसके लिए हमको टैक्स देना पड़ता था। तो इस तरह से कंडीशन ये हो चुका था भारतवर्ष का कि यहाँ पे महामारी आई और आपने देखा कि लगभग करोड़ों लोग उस महामारी में बंगाल में मारे गए। महामारी का मतलब कोई बीमारी नहीं, इतनी पैसे की कमी, ठीक है, इतना बड़ा भूख, मतलब क्या बोलते हैं उसको, भूखमरी समझ लीजिए आप उसको। इतनी बड़ी भूखमरी आई कि लोगों के पास खाने तक को पैसे नहीं थे, रोटी नहीं मिलती थी। तो इस तरह से लोग अपने काम को बंद करके छोड़ करके, क्योंकि अगर मान लीजिए हम ही कोई काम करें उससे हमको प्रॉफिट ना हो तो हम क्यों काम करें? आप ही बताइए। आपके पेरेंट्स से कोई जॉब करते हैं और वो बस जॉब करते रहें, अपनी चीज़ें अपने पैसे उसमें लगाते रहें और उनको कोई फ़ायदा ही ना हो तो क्या वो जॉब करेंगे? क्या वो बिज़नेस करेंगे? नहीं करेंगे। तो इस तरह से नवाबों के शहर जो ये नवाब थे बंगाल में, उनको तो पेंशन पे रिटायर कर दिया गया था, कंपनी उनको पेंशन दे रही थी, वो अपना जीवन कैसे भी यापन कर रहे थे। लेकिन जो गरीब लोग थे, जैसे जो पीजेंट्स थे, जो आर्टिसंस थे, जो क्राफ्ट पर्सन थे, उनका जीवन तो बहुत ही ज़्यादा दयनीय था। क्योंकि वो जब वो बिज़नेस करेंगे तभी वो खाएंगे। तो वो लोग काम को छोड़ करके दूसरी जगह भागने लगे काम की तलाश में। बहुत लोग तो मरने पे आ गए, मरने लगे, फांसी लगाने लगे, ऐसा कंडीशन आ चुका था। तो जब किसी जगह पे सारे जैसे मान लीजिए अभी आपका कोरोना काल है, इस कोरोना काल में पूरी मार्केटिंग बंद, फैक्ट्रियाँ बंद, हर एक चीज़ बंद, तो क्या सरकार के पास पैसे जा रहे हैं? जब हम दुकान खोलेंगे नहीं, जब हम कमाएंगे नहीं, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे नहीं, जब हम रेल का यूज़ करेंगे नहीं, जब हम बस का यूज़ करेंगे नहीं, तो सरकार के पास पैसा कहाँ से जाए? क्योंकि सरकार को तो इन्हीं चीज़ों से पैसे मिलते हैं। हम परिवहन करते हैं, एक जगह से बस का किराया हम देते हैं, ट्रेन का किराया हम देते हैं, हम पेट्रोल डीजल ख़रीदते हैं, हम गैस भरवाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से प्रॉफिट जो मिलती है वो किसको मिलती है? सरकार को मिलती है। तो इस तरह से जब अंग्रेज़ों ने देखा कि अब तो बंगाल में ये कंडीशन आ गया है कि यहाँ से हम लोगों को अपने लागत के पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, तो हम प्रॉफिट कैसे कमाएं? जब यहाँ पे कोई काम करने वाला है नहीं तो उनको सामान कहाँ से मिलेगा? कोई काम करने वाला है नहीं तो उनको कपड़े कहाँ से मिलेंगे? उनको सूती वस्त्र कहाँ से मिलेंगे? ठीक है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बंगाल में आ चुकी थी। अब कंपनी ने सोचा कि अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए, यानी हमारे पैसे को बढ़ाने के लिए, कंपनी के राजस्व को बढ़ाने के लिए हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा, भारतवर्ष में कुछ करना पड़ेगा, बंगाल के लोगों के लिए कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो उन लोगों ने सोचा कि अगर हम ऐसा नहीं करें तो बंगाल में लोग ही नहीं रहेंगे, तो हम शासन किस पे करेंगे? ठीक है, तो आगे देखते हैं कि उनकी क्या सोच थी। ये तो मैंने आप लोग को बताया क्यों वो कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो हमारी भलाई चाह रहे हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़ायदा उन्हीं को था। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी? इंग्लैंड की थी, सबको पता है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब ज़रूरत क्यों पड़ गई एग्रीकल्चर को सुधारने की? कृषि को सुधारने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? उनको क्या ऐसा घट गया अंग्रेज़ों को कि वो हमारे लिए सोचने लगे? तो चलिए देखते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं इसको। इफ़ द कंपनी वाज इन रूइंस, अगर
जो कंपनी थी, कंपनी अगर बर्बाद होने लगती, कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रिवेन्यू इनकम। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी, यानी द कंपनी में बोल रही हूँ, द इकोनॉमिक वाज रूइंड, अर्थव्यवस्था खराब हो रही थी। कहाँ की? बंगाल की। और जब बंगाल की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है तो क्या कंपनी अपनी राजस्व की आय को कैसे बढ़ा पाएगी? कैसे उसको प्रॉफिट मिलेगा? मोस्ट कंपनी officials began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. अब कंपनी के अफसरों को ये लगने लगा कि ज़्यादातर अफसरों को ये लगने लगा कि ज़मीन में निवेश करना और भारतवर्ष में खेती में सुधार लाना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि भारतवर्ष में गाँवों की संख्या अधिक है, ये गाँव वाला देश है। तो इनको लगा कि ऐसा हम लोग करते हैं कि यहाँ की खेती में इन्वेस्ट करते हैं, और यहाँ की खेती से हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोग को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। हाउ वॉज दिस टू बी डन? अब ये कैसे किया जा सकता था? यह काम कैसे किया जा सकता था? आफ्टर 2 decades of debate on the question, the company finally introduced the permanent settlement in the 1793. The permanent settlement is very very important. Okay, permanent settlement in 1793 is finally introduced. By the term of the settlements, the Raja and the Talukdars were recognized as जमींदार। देखिए अब ये क्या होने लगा, इस सवाल पर जो सवाल ये है कि कैसे किस तरह से यह काम किया जाए कि खेती में सुधार किया जाए और अपने राजस्व को बढ़ाया जाए, इस क्वेश्चन पर ही लगभग आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट, इस क्वेश्चन पर ही, इस सवाल पर ही 2 दशकों तक बहस होती चली गई, 2 दशक तक बहस होती चली गई। ठीक है, आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ है? कल मैंने आप लोगों को बताया था, ये है यहाँ पे चार्ल्स कॉर्नवालिस, फिगर बना हुआ है। चार्ल्स कॉर्नवालिस के शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। इस बंदोबस्त की शर्तें, यानी जो स्थायी बंदोबस्त थी उनकी शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारी के रूप में मान्यता दी गई। मेरी बात समझिए, राजा कौन? जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि बंगाल के नवाब को रिटायरमेंट दे दिया गया। नवाब तो वही रहेंगे, राजा तो वही रहेंगे बंगाल के, ये भले गवर्नर जनरल आकर के यहाँ पे बन गए अंग्रेज़। तो जो जहाँ के राजा थे, कहने का मतलब जिस प्रांत के जो हेड थे, जो मुखिया थे मेन, उनको, और जो बड़े बड़े तालुकदार का मतलब जिन लोगों के हिस्से में अच्छी खासी ज़मीन आती थी, जो उस ज़मीन से ताल्लुक़ रखते थे। जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो वो हमारे पास आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको खेती तो करानी है ना, खेती के लिए लैंड ही तो चाहिए। तो राजाओं को और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी गई। अब उनको राजा से हटा करके जमींदार बना दिया गया। जमींदार मतलब इस ज़मीन के तुम मालिक हो। क्यों? क्योंकि अंग्रेज डायरेक्टली तो उनकी बात तो भारतवासी मानते नहीं, क्योंकि वो पहले ही छिड़े हुए थे अंग्रेजों से। तो उन लोगों ने इमीडिएटर का काम करवाया। किससे? हम भारतीयों से ही, हमारे यहाँ के राजाओं और हमारे यहाँ के ही जमींदारों से। तो उन्होंने पहले जमींदार बना दिया। फिर क्या किया उन लोगों ने? They were asked to collect rent from amount to be paid was fixed permanently. That is, it was not to be increased ever in future. देखिए अब इन लोगों ने क्या कर दिया, इन लोगों ने कहा उन्हें किसानों से लगान वसूलने, किसको? राजाओं और तालुकदारों को किसानों से लगान वसूलने, ठीक है, टैक्स लेने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंप दिया गया। कहा गया कि ऐसा है ना, खेती करवाइए आप लोग और जो प्रॉफिट हो रहा है आप
जो भी प्रॉफिट हो रहा है आप ला करके कंपनी में जमा करिएगा। यानी अब बीच में कौन आ गए? भारतीय आ गए। ठीक है। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। यानी जो टैक्स आपको देना है ना, आज ही उसको हम लोग फिक्स कर देते हैं, स्थायी कर देते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपके यहाँ खेतों में अनाज अधिक हो गया है तो आप अधिक हमको टैक्स देंगे, और किसी का अनाज कम है तो वो हमको कम टैक्स देगा। नहीं, चाहे अधिक हो चाहे कम हो, आप लोग को इतने टैक्स देने हैं। इतने ज़मीन पर, ज़मीन का टैक्स लगा, अनाज का नहीं। हमने 2 हेक्टेयर आप लोग को ज़मीन दे दिया तो उसका हमको तय करना है कि कितना लगेगा टैक्स। तो इस तरह से इन लोगों ने टैक्स भी फिक्स कर दिया। It was felt that this would ensure a regular flow of revenue into the company coffers and at the same time encourages the zamindars to invest in improving the land. अब देखिए क्या होता है। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। किसमें? टैक्स में। स्थायी हो गया तो क्यों बढ़ोतरी की जाएगी? अब अंग्रेज़ों को ये लगता था कि इससे जो उन्होंने स्थायी बंदोबस्त लगा दिया है, इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा। ठीक है, यानी कि भले ही हमको 50 रुपये मिले, हमको नियमित रूप से मिलेगा। और ज़मींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन भी मिलेगा। क्यों? देखिए, अगर बीच में ज़मींदार हैं, ज़मींदारों का भी तो कुछ प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी ने हमसे कहा कि आप ले जा कर के हमारे सामान को बेचिए लोगों में, और हम आप जो भी सामान बेचेंगे उसका 20% हम आपको देंगे। तो अगर हम ज़्यादा सामान में बेचेंगे तो उसका ज़्यादा का 20% हमको मिलेगा ना। तो इसी तरह से अब अंग्रेज़ों को ये लगा, लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस को ये लगा कि अब जो ज़मींदार हैं उनको भी तो फ़ायदा है, तो वो क्या करेंगे? इस ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा जो दीवानी है वो अच्छे से चलता रहेगा और कंपनी के राजस्व में सुधार हो जाएगा। देखिए, चीज़ें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आप लोग को धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ और एग्जाम्पल दे के पढ़ा रही हूँ, ताकि आप लोग समझिए। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं। Since the revenue demand of the state would not be increased, the zamindar would benefit from increased production from the land. अंग्रेज़ों को ये लगता था, क्योंकि राज्य की ओर से तो अब राजस्व बढ़ाया जाने वाला नहीं था, कंपनी तो कोई राजस्व नहीं बढ़ा रही थी, इसलिए ज़मींदार बढ़ते उत्पादन से फ़ायदे में रहेंगे। अंग्रेज़ों को क्या लगा, हमने तो फिक्स कर दिया कि इतना रिवेन्यू लेना है, तो अब अंग्रेज़ क्या करेंगे, अब ज़मींदार क्या करेंगे, भारतीय ज़मींदार ही उससे ज़्यादा खेती करवाएंगे, ज़्यादा फसल उगवाएंगे, जिससे कि कि मान लीजिए अगर हमसे कह दिया जाए, कोई हमको सामान दे दिया जाए और कहा जाए कि ऐसा है, इस सामान को लो और जा करके पूरे दिन इसको बेचना और मुझे शाम तक 50 रुपये दे देना। तो आप ही सोचिए, आप यही सोचेंगे ना कि मैं 50 से दोगुना बेचूँ, 100 रुपये का बेचूँ, ताकि मैं 50 आपको दे दूँ, 50 में रख लूँ, 50-50। ठीक है। तो अंग्रेज़ों को ये लग रहा था कि ये खूब मेहनत करेंगे ज़मींदार, और इससे हम लोग को जो भी रेवेन्यू मिलेगा, हमने तो जो फिक्स कर दिया वो हमको मिलेगा ही, और ज़मींदारों में लालच बढ़ेगा, तो वो पीजेंट से किसानों से और अच्छे से मेहनत करवा करके ज़्यादा फसल की पैदावार बढ़ा देंगे। ये किसकी सोच हो रही थी? चार्ल्स कॉर्नवालिस की, जिन्होंने स्थायी बंदोबस्त क्या है? यानी कि टैक्स को स्थायी कर दिया गया, कह दिया गया कि हम आपसे हर महीने 10 रुपये ही लेंगे, चाहे आप 50 रुपये कमाइए, चाहे आप 1000 रुपये कमाइए, तो 10 रुपये ही देना है ना। तो हम तो यही कोशिश करेंगे कि हम 1000 रुपये कमाएँ, काहे लिए हम 50 रुपये कमाएँ। तो वही स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं स्लोली चल रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं। द प्रॉब्लम, समस्याएं क्या आने लगी इस स्थायी बंदोबस्त से। अब हर एक चीज़ का प्लस पॉइंट तो नहीं होता है, माइनस पॉइंट भी होता है ना। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है।
The permanent settlement, however, created problems. Company officers soon discovered that the zamindar were in fact not investing in the improvement of land. The revenue that had been fixed was so high that the zamindar about it difficult to pay. Anyone who failed to pay the revenue lost the zamindari. Numerous zamindar were sold off at the occasions organized by the company. देखिए प्रॉब्लम ये हो रही है कि स्थायी बंदोबस्त में बहुत सारी समस्याएं पैदा कर दी थी। कैसी समस्याएं? कंपनी के अफसरों ने, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके ऑफिसर्स ने ये पाया, उनको ये लगा, मतलब लगा नहीं, अब ये रिजल्ट था कि अभी भी जो ज़मींदार है वो खेती में सुधार के लिए पैसे खर्च करना नहीं चाहते हैं, खर्चा नहीं कर रहे हैं। असल में रियलिटी ये थी कि कंपनी ने जो राजस्व तय किया था, जो टैक्स लगा दिया था, वो इतना ज़्यादा था कि उनको चुकाने में ज़मींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। मतलब वो टैक्स ही इतना स्थायी बंदोबस्त में ज़्यादा लग चुका था कि उन लोगों को वो टैक्स चुकाने में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, जो ज़मींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाते थे, जो ये नहीं कर पाते थे, उनकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी। ज़मींदार को बोल दिया गया, क्योंकि ज़मींदारी तो बीच का मीडिएटर था ना, किसान से तो कंपनी मिल नहीं रही है, तो ज़मींदारों की ज़मींदारी छीन ली जाती थी अगर आपने पूरा टैक्स का पैसा ला करके सबमिट नहीं किया तो। बहुत सारी ज़मींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलामी भी कर चुकी थी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। जो नहीं समझ में आएगा आप हम लोग को मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय स्टूडेंट्स।